नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 के सिंहासन में और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में स्टार प्रचारकों के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज क्रांति की भूमि कही जाने वाली मेरठ से किया और उसके बाद आज ताबड़तोड़ 2 राज्यों में प्रचार और रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। पीएम मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रपुर से की। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और राहुल गांधी समेत विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर भी कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो देखिए, वहीं राजस्थान के कोटपुतली में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में नजर आए हैं। यहां भी पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर के विपक्ष को घेरा। इस दौरान उन्होंने बताया कि विपक्ष उनसे इसीलिए सवाल कर रहा है कि वो परिवारवाद को लेकर सवाल पूछ रही हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो वहीं पर भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ। और इस बार भी दक्षिण भारत के राज्य राजनीतिक पार्टियों के लिए फेवरेट राज्य बने हुए हैं। लोकल पार्टियों के साथ साथ बड़ी पार्टियां भी दक्षिण में खासी दिलचस्पी ले रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार कर रही हैं। चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी और अमित शाह स्टार प्रचारक बनकर लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी बीच दूसरे चरण के नामांकन के लिए नेता अपना पर्चा भी दाखिल कर रही है। इसके साथ ही पार्टियों को छोड़ने और ज्वाइन करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी लेवल पर राजनेता पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और वहीं पीएम मोदी का चुनावी प्रचार यूपी के मेरठ से देवभूमि उत्तराखंड पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रुद्रपुर से अपनी चुनावी जनसभा की शुरुआत की। यहां पीएम मोदी ने कच्चाथीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही करतारपुर कॉरिडोर को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो गालियों और धमकियों से डरने वाले नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। और इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान का इशारों में जवाब भी दिया जिसको लेकर देश की सियासत में अचानक गर्मी आ गई है। पीएम मोदी ने बगैर राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, वो अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की जनता को बताया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। चुनावी जनसभा के बाद पीएम मोदी ने रुद्रपुर में रोड शो भी किया। ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इस धरती का संबंध तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और उदासी संत गुरु रामराय जी से है। कांग्रेस ने देश का ऐसा बंटवारा किया कि गुरु नानक जी की उस पवित्र धरती हमसे छीन गई। दशकों तक अपने गुरु को हमें दूरबीन से देखना पड़ा। अब जाकर बीजेपी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाकर लोगों की जिंदगी आसान की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने
शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई बढ़ेगी, लोगों को नौकरी के अवसर बढ़ेंगे, गांव हो शहर हो सुविधा बढ़ेगी और इसका बहुत बड़ा लाभ ये देवभूमि मेरे उत्तराखंड को भी होगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो देखिए, आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना कि किस तरीके से मोदी जिक्र करते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि विकास की गारंटी। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा और रोड शो करने के बाद राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने कोटपुतली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से कहा कि 2024 में भी राजस्थान ने 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर लिया है। 2014 और 2019 में 25 सीट जीत कर गए थे और इस बार भी राजस्थान की जनता कमल के फूल का बटन दबाकर 25 सीटें देंगी। इस बार भी राजस्थान में 25 पर फूल ही खिलेगा। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन साथियों 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है। बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर अश्विनी जी। और सवाल यही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, मिशन दक्षिण साध रहे हैं, इसके साथ साथ 400 का जो नारा दिया है, 400 पार का जो नारा दिया है, क्या वो संभव है? क्या उसे पाना एनडीए के लिए संभव हो पाएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मुझे एक्चुअली में स्काइप पे वीडियो नहीं आ रहा है तो मैं देख नहीं, तो सिर्फ सुन पा रहा हूँ जी। आप टेक्निकल टीम को कहिए इसको चेक करें। 400 पार का नारा मुझे थोड़ा सा परसेप्शन का नारा लगता है, लॉजिकल अचीवेबल नारा नहीं लगता है। अगर हम स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस करें, स्टेट बाय स्टेट भारतीय जनता पार्टी को देखें, तो हमको ऐसी कई सारी स्टेट दिखती हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान की आप चर्चा करें, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 25 सीट लाई थी, अभी भी 25 ही है, उसमें इंप्रूव करने का स्कोप नहीं। ऐसी बहुत सारी स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी पूरा 100 आउट ऑफ 100 लाई। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका में 28 में 26 लाई थी, बिहार में 40 में 39 लाई थी। तो ये सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस था। अब अगर हम आज के समय की बात करें, आज के परिदृश्य में देखें, हमको साफ साफ दिख रहा है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वैसा प्रदर्शन नहीं होगा। अभी रिसेंटली हारे हैं तो उतना बेहतर प्रदर्शन तो नहीं होगा।
राजस्थान में कम से कम 7 या 8 सीट को मैं पर्सनली मुझे लगता है कि जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और जहां भारतीय जनता पार्टी को 25 नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है 18 आए, हो सकता है 15 आए, 25 तो नहीं आ सकती। बिहार की बात करें, बिहार में जिस तरीके से नीतीश की रेपुटेशन गिरी है, भारतीय जनता पार्टी की सीट या इंडिया गठबंधन की सीट इस बार डेफिनेटली कम होंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 की 17 जीत जाएगी, मान भी लिया। क्या नीतीश 16 में 6 भी जीत पाएंगे, ये विषय है। क्या पासवान जो है अपनी 5 की 5 सीट में कुछ भी जीत पाएंगे, 3 जीत पाएंगे, 5 जीत पाएंगे, तो 10-15 सीट वहां भी कम होंगी। भारतीय जनता पार्टी के जो बढ़त वाले प्रदेश हैं, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़त हो सकती है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन किया है तो शायद कुछ बढ़त हो जाए, बीजेपी के साथ गठबंधन है उसमें शायद बढ़त हो जाए। तो मुझे लगता है अगर वो गठबंधन होता है, मतलब अगर बना रहता है तक बीजेपी के साथ, तो शायद, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से 2019 से बेहतर नहीं होती नजर आ रही मुझे। इंडिया गठबंधन हो सकता है 10-5 सीट इधर उधर ले आए, बट मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो टोटल एनडीए गठबंधन जो है वो पिछली बार से बेहतर परफॉर्म कर पाएगा बहुत ज्यादा। अश्वनी जी, इसके पीछे आपको क्या कारण लगते हैं? अश्वनी जी, जिस तरीके का आपने जिक्र किया कि बीजेपी इस बार नहीं लगता है कि 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी, क्या कारण लगते हैं, क्या वजह है कि जो बीजेपी इस बार कमजोर होती हुई नजर आ रही है? नहीं, कमजोर होती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी ने इस बार एक परसेप्शन ऐसा बनाने का कोशिश किया, तो कमजोर होते हुए तो भी स्टेट वाइज कमजोर है, क्योंकि पहले ये सारे बिखरे हुए थे, अभी ये सारे एकत्रित हो गए हैं, सारे जो विरोधी गठबंधन थे एकत्रित हो गए हैं। और आप देखेंगे जो 31 मार्च को परसों रैली हुई थी, वहां पर काफी नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिखी है। पहला लोग ये मानते थे कि शायद नेता साथ साथ आ भी गए, फिर भी कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पाएंगे। इसका उदाहरण देता हूं मैं, जब भगवंत मान वहां पर स्पीच, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भगवंत मान या आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, और जब राहुल गांधी वहां पर भाषण दे रहे थे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां मौजूद थे वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम था कि शायद ये इंडिया गठबंधन या जो नेता जुड़ेंगे उनके कार्यकर्ता आपस में समन्वय नहीं बिठा पाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो समन्वय बना है, पूरे देश में ना सही बट कुछ राज्यों में बना है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें 2019 की, तो जहां पर उनका वोट है वहां पर वो ऑलरेडी अपना बेस्ट दिए हुए हैं। आप 10 से ज्यादा सीट क्या ले आओगे हरियाणा में, आप 40 ज्यादा क्या सीट ले आओगे बिहार में, आप उत्तर प्रदेश में 80 ज्यादा क्या सीट ले आओगे, सीटें ही नहीं है। तो आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे, कुछ भी कर लो, आपका जो मतलब कि आपका कहना ये है कि मिशन 400 प्लस थोड़ा मुश्किल है और आपके हिसाब से नामुमकिन सा लग रहा है। आप हमारे साथ तो नामुमकिन का संभव है। आप हमारे साथ बने रहिए अश्विनी जी। एक और खबर है जो कि अपने दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं। बीते दिन जिस तरह से बीजेपी की मैनिफेस्टो मीटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया है, और इस मीटिंग का मकसद कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान को गति देना था। वहीं इस बैठक में राज्य इकाई के नेताओं ने भी शिरकत की, जिनके साथ अमित शाह ने चुनाव प्रचार को लेकर बातचीत की है। और इस बैठक को बीजेपी और जेडीएस के बीच टकराव और उसके समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और बीएस येदियुरप्पा जैसे कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंपटीशन कर रही है। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ जेपी नड्डा भी नजर आए। नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। 23 साल तक, और 23 साल में विरोध पक्ष वाले मोदी जी पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मोदी जी ने 23 साल तक पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस देश को एक एग्जाम्पल सेट करने का।
उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चन्नापटना में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें कि बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस रोड शो पर चुटकी लेते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने चन्नापटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हम विपक्ष का स्वागत करते हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि प्रधानमंत्री ने भी चन्नापटना में ऐसी ही रैली की थी। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं 3 सीटें अपने सहयोगी जेडीएस के लिए छोड़ी हैं। In politics, we welcome all opponents. Prime Minister also had made a similar rally. They have called from all over the more than 10, 12 taluks. When both the candidates have joined together, I think they would have conducted rally in a different place, but still they know that it will be a flop, so they have decided to have it in Chenapatna. और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान अश्विनी जी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, हम भी लगातार ये देख रहे हैं कि मिशन साउथ को पूरा करने के लिए किस तरह से रैलियां की जा रही है। आज कर्नाटक दौरे पर रहे अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से रोड शो कर रहे थे और भारी तादाद में लोग इस रोड शो का हिस्सा बने, जाहिर सी बात है अब एक समर्थन साउथ से भी मिलता हुआ दिख रहा है। जी, जैसा मैं परसेप्शन की बात कर रहा था, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि जो जहाँ पर उनका वोट अभी है, जो सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट है, जहाँ पर उनका वोट है, वहां पर वो ऑलरेडी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहां पर उनका स्कोप नहीं है सीट इंक्रीज करने का। यही कारण है कि वो भी लगातार दक्षिण भारत में फोकस किए हुए हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव है। दक्षिण भारत में तकरीबन 140-145 सीट आती हैं। उसमें अगर महाराष्ट्र जोड़े तो काफी अच्छी संख्या आ जाती है कि महाराष्ट्र हटा भी दें, मुझे लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीट जीतते हुए नजर आती है। तो 100 सीट भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेट अवे साउथ चाहती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए। तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कहीं न कहीं इन 100 सीट में वो कुछ सेंधमारी कर सकते हैं, और यही कारण है उनका इस बार वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, इसमें मैं कोई दो राय नहीं दे रहा हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा जब लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी 300 के करीब ही रुकेगी। अश्विनी जी, देखा जाए तो साउथ में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कमजोर है। अब से कुछ देर पहले आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक में काफी ज्यादा कमजोर बीजेपी मानी जाती है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सिर्फ जेडीएस को 3 सीटें क्यों दी है? क्योंकि साउथ की साइड देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी जो है उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, तो नहीं लगता कि ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी 3 से? तो नहीं, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है। इस बार चुनाव में भी काफी सीटें थी, उनकी 60-65 सीटें आई थी, सरकार में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी कमजोर है तमिलनाडु में, कमजोर है केरला में, कमजोर है आंध्र प्रदेश में, कमजोर है तेलंगाना में। ये 4 प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अगर साउथ की बात करें तो कमजोर है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा के साथ मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी काफी टाइम सरकार चलाई है, हालांकि उतनी ही स्ट्रांग नहीं है भारतीय जनता पार्टी इस बार कर्नाटक में जितनी पहले थी। पिछली बार 28 में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। इस बार उतना प्रदर्शन करना संभव नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन की राजनीति ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है अगर 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए लाती है तो भी वो सरकार बनाएंगे, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बट परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर मौका लगे और अगर वोटर का माइंड चेंज हो तो क्यों ना हम 330, 340, 350 या 300-400 की पार बात करें। अगर ऐसी बात करेंगे, यही परसेप्शन क्रिएट करेंगे, तभी एक हवा, हमारे जो सो-कॉल्ड हवा बनेगी, एक माहौल बनेगा। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस माहौल के चलते, इस हवा के चलते केरला में 1 सीट निकाल ले, तमिलनाडु में 1 सीट निकाल ले, कुछ साउथ में अपनी प्रेजेंस बना पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो कर्नाटका में पहले नहीं थी, अभी कर्नाटका बिल्कुल स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि अगर उनको अपनी जो सीट है उसको 300 से ऊपर लेकर के जाना है, अगर उसको 400 पार कराना है। बिल्कुल अश्विनी जी, क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी साउथ में, इसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन चौराहे पर एक चाय की दुकान में अदरक कूटते और चाय बनाते नजर आए। उनके चुनाव प्रचार का ये अंदाज
जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बीजेपी ने रवि किशन को एक बार फिर से रवि किशन पर भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें दोबारा गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। गोरखपुर में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि विपक्ष ने मोदी जी को चाय वाला कहा था, जिसने की गरीबी देखी है वही इसी देश को चला सकता है। साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और बिना नाम लिए कहा कि जो लोग इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे हों वे लोग भला भारत को नहीं समझ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान अश्विनी जी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, तो ये एक अंदाज था रवि किशन का, जिस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ चाय वाला, जिसको पीएम मोदी के तौर पर समझा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान चाय वाला के रूप में पहले बनाई थी और लोगों के बीच में कनेक्ट करने की कोशिश की थी। क्या रवि किशन अभी समझ चुके हैं कि इस पार्टी में सिर्फ मोदी मैजिक ही काम करेगा, मोदी के नाम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं? अश्विनी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अश्विनी जी, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सर। जी बोलिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं, जवाब दीजिए। जी, ये चुनावी समय है। चुनाव के टाइम पे आप ऐसी ऐसी बहुत सारी वियर्ड चीजें देखेंगे। अभी आप देखेंगे कुछ लोग गरीब के घर खाना खाने भी जाएंगे, कुछ लोग गरीबों को सम्मान भी देंगे, फोटो भी खिंचाएंगे। चुनाव के टाइम पे ये सब बातें आम बातें हैं और मुझे नहीं लगता इन चीजों को वोटर सीरियसली लेते हैं। हालांकि एक वही बार बार मैं बोलता रहा हूं कि परसेप्शन की राजनीति है, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जाती है। राजनेता अपने हिसाब से, कोई अभी आपको अलग अलग ड्रेस में मिलेगा, कोई अलग अलग परिधान में मिलेगा, कोई आपको अलग अलग घरों में जाता हुआ दिखेगा। जैसे ये चाय बना रहे हैं, हो सकता है कल को कोई पकौड़े बनाता मिल जाए आपको, कोई डोसा बनाता मिल जाएगा अगर साउथ का वोट चाहिए। तो अलग अलग राजनीतिक हथकंडे हैं और ये एक सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी वालों का चाय के साथ ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाय का नारा लेकर के प्रधानमंत्री बन गए। तो हो सकता है कि इनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा हो कि अगर हम चाय की बात करेंगे तो एक तरीके से जनता भी खुश होगी और हो सकता है मोदी जी भी खुश हो जाए। बट मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम पे ये बहुत आम बातें हैं। ठीक है अश्विनी जी, देखिए जिस तरीके से रवि किशन ने चाय के जरिए संदेश देने की कोशिश की और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से संदेश देने की कोशिश की जाती है, आज ममता बनर्जी का भी एक वीडियो सामने आया, आदिवासी महिलाओं के साथ डांस करती, ढोल बजाती नजर आ रही है, काम करती नजर आ रही है। इसी तरीके से वीडियो हम हर चुनाव में देखते हैं। लगता है कि जनता पर इस तरीके से असर पड़ता है? इस तरीके से अगर जनता के बीच पहुंचते हैं, वोट की अपील करते हैं, तो जनता विश्वास जताती है उम्मीदवार पर? एक बहुत छोटा सा परसेंट होता है जो टोटल वोट होता है, वोटर होता है, उसमें अलग अलग मत के लोग होते हैं। एक छोटा प्रतिशत होता है जो सब इन चीजों पर भी वोट कर सकता है। ऐसा ना कह देना कि इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं मानता। लगता है कि 2% 4% इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। एक फ्लोटिंग वोट होता है, हर चुनाव में 70-80% वोट फिक्स होता है कि इस कास्ट का है, इस पार्टी का है, इसको जाएगा, ये गठबंधन में जाएगा। 20-25% जो है विधानसभा के हिसाब से फ्लोटिंग वोट होता है। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होता है। वो फ्लोटिंग वोट इन्हीं चीजों पर वोट करता है, उसको क्या दिखता है, वो क्या सुनता है। और यही कारण है कि हम बात करते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, परसेप्शन मैनेजमेंट की। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत अच्छा करती है, जो फ्लोटिंग वोट है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरता है और यही इनकी जीत का मूलभूत कारण बनता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर राजीव जी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आखिर किस तरह से लोगों के बीच जब रवि किशन पहुंचे हुए हैं तो वो अदरक कूटते हुए नजर आए। चलिए, तो एक बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ मिशन साउथ को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि क्या मिशन साउथ कर पाना, मिशन साउथ को जिस तरह से नारा दिया जा रहा है सभी नेताओं को बीजेपी के, उसे क्या ये संभव है कि वहां पर लोगों के दिलों को जीत पाएगी बीजेपी, या फिर कितनी चुनौतियां बीजेपी के सामने रहेंगी? देखिए, चुनाव में चुनौतियां तो होती ही हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद जी। चुनाव में चुनौतियां तो होती ही हैं, लेकिन साउथ का मिशन इस बार सक्सेसफुल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है 400, अब की बार 400 पार। तो 400 पार होने के लिए साउथ का कंट्रीब्यूशन उसमें जरूरी है। और जिस हिसाब से लोगों का जनमानस का की संवेदनाएं वहाँ पे जाहिर हो रही है, उससे प्रतीत होता है कि इस बार यह लक्ष्य जो है मुश्किल
नहीं होगा, बिल्कुल सहजता से प्राप्त हो जाएगी। और साउथ भी इस बार इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो साउथ को भी हम इंक्लूड करते हैं इस डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में, और इस प्रकार से उनकी सहभागिता इस बार होगी और इसका परिणाम नतीजों में दिखेगा इस बार। तो मुझे नहीं लगता कि साउथ इस प्रकार कहीं भी इस बार उसका कोई रोल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार साउथ की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। यानी कि राजीव जी, साउथ एक बहुत बड़ी भूमिका तो होने वाली है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रहने वाली है। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस बीच एक और खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। पीलीभीत में आधे घंटे के संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने अंदाज में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान सीएम योगी ने मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने और अन्नदाताओं के खाद्यान्न उत्पादन के महत्वपूर्ण योगदान पर खासा फोकस किया। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जनसभा कर हुंकार भरी थी और अब पीलीभीत में हुंकार भरते हुए नजर आए। आपने मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को देखा है, बदलते हुए भारत को देखा है। 7 वर्ष का मोदी जी के मार्गदर्शन में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। यही देश था 2014 के पहले क्या स्थितियां थी। दुनिया में भारत का सम्मान नहीं रह गया था। देश के अंदर सीमाएं असुरक्षित थी, कहीं पे उग्रवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था। देश के अंदर किस प्रकार का भयावह वातावरण बनाया गया था। परिवारवाद के नाम पर देश के अंदर लूट खसोट करने की पूरी छूट उन लोगों को दी गई थी। वे लोग अराजकता फैला रहे थे, गुंडागिरी फैला रहे थे, देश की राजनीति को अपनी बपोती समझ करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। गरीबों के हकों पर डकैती डाली जा रही थी, उपद्रवियों को प्रश्रय दिया जाता था और देश के अंदर जब कोई आस्थावान राम जन्मभूमि के बारे में कहता था तो उस पर लाठी डंडों से प्रहार करके उसकी मुंह को, उसकी आवाज को बंद। और इस बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डबल इंजन सरकार की अच्छाइयों को बताया। उन्होंने कहा, जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो विकास कराना आसान है। इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ गई है। उधर राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। नया कमल खिलेगा, 100% खिलेगा और लोग एक ही परिवार की तानाशाही, एक ही परिवार की गुंडागिर्दी, एक ही पार्टी की, एक ही परिवार के दबाव से अब उकता चुके हैं और हमने कहा है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। और वैसे भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत कर जाएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो ये बात लोगों की समझ में आ गई और लोग इस बार अपनी इच्छा से विकास के लिए कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, वो दावा कुछ भी करे, पर वास्तविकता तो ये है कि पिछली बार ही सरकार होने के बाद बड़ी मुश्किल से 30-35 हज़ार से जीते थे, वो भी उन्होंने खूब गुंडागिर्दी की थी। वो बात तो रही नहीं है, ना सरकार है उनके हाथ में, और इसलिए लोग फ्री होकर एक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं, लोग कांग्रेस के दबाव की राजनीति से। और देखिए, एक धड़ल्ले से बड़े बड़े नेता, चाहे महापौर हो, चाहे पार्षद हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, मेरा ख्याल है अभी तक पूरे लोकसभा के अंदर 100 से ज़्यादा सरपंचों ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो देखिए, राजीव रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव के वक्त पर देखने को ही मिलता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और बड़ा दावा किया जा रहा है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता अब कांग्रेस पार्टी को नहीं लाना चाहती है, आपको क्या लगता है, अगर पूरे के पूरे चुनावी समीकरण को देखा जाए तो इस बार इस चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो भारी पड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी पर?
देखिए, कांग्रेस को कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती जा रही है, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यह विकास के लिए जाना जाता है। और पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि देश में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए गए और एक से एक कार्य को पूरा किया गया, संपन्न किया गया। यह सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हमें लगता है कि इस विकास की राजनीति ही हो रही है बीजेपी की तरफ से, और इस बार विकास को ही जनमत मिलेगा और विकास की ही जीत होगी। और कांग्रेस अपने पिछले जितने भी चुनावी निर्णय हुए हैं उससे भी इस बार पिछड़ता नजर आएगा, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, पर झूठे थोथली आरोप है। अच्छा, ठीक है राजीव जी, पीलीभीत का अगर जिक्र किया जाए तो पीलीभीत में आज सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरने के लिए पहुंचे हैं। पीलीभीत की जनता का जो प्रेम है वो वरुण गांधी के प्रति कितना है ये तो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है, तो क्या लग रहा है पीलीभीत में? पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट जरूर कट गया है, लेकिन इससे चुनावी परिणाम पे कोई असर नहीं आएगा। जनता सब समझती है चीजों को, चुनाव के अपने तरीके होते हैं और उसमें एक निर्णय लिया जाता है। तो जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी उम्मीदवार वहां से हैं, उनको बहुमत से जिताया जाएगा। और हमारे योगी जी का आह्वान है, तो उनके आह्वान के प्रति जनता तो वैसे ही प्रतिबद्ध रहती है। वो एक डायनेमिक लीडरशिप के सिंबल बन चुके हैं यूपी में। तो मुझे नहीं लगता कि पीलीभीत कहीं से भी पीछे हटने वाला है। पीलीभीत की जनता इस बार और बढ़ चढ़कर भाग लेगी वोटिंग में। ठीक है, यानी आपके मुताबिक बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हिंदी बेल्ट की तो बात हो ही गई थी, साउथ बेल्ट की भी हम बात कर रहे थे। लेकिन अश्विनी जी, यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसी है उन पर आरोप लग रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, और ख़ास तौर से बीजेपी को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी जब चाहती है ईडी और सीबीआई की मदद लेती है और कार्रवाई करा दी जाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरह से ब्लैकमेलिंग का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। जी माफ़ कीजिएगा, मैं अभी डॉक्टर साहब को सुन रहा था और मुझे पहले लगा कि शायद बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया आपने, बट बाद मैंने इनका परिचय दिया और वरिष्ठ पत्रकार है। मुझे लगता है कि मीडिया का जिम्मेदारी होती है जो सत्ता में बैठा हुआ है उस पर सवाल किए जाएं, उन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जो बेहतर हो सकता था, ना कि एक तरफा सरकार की तरफदारी करना। ये मीडिया का नैतिक दायित्व बनता है। आप लोग सवाल करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से सवाल करें। रही बात सरकार और इसी विषय पे आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो ईडी है, सीबीआई है, इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है, अनैतिक तरीके से कर रही है, और इसका सबूत है सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव तक ईडी और कोई रेड नहीं करेगी। आईटी की जो रेड थी वो खत्म कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के लगातार फैसले ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट सरकारी एजेंसियां हैं, उसका मिसयूज किया गया। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले किया, हो सकता है अपने समय में कांग्रेस ने भी किया हो, यूपी कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। जब सीबीआई को तोता कहा जाता था कांग्रेस का, वो दौर भी था और उस वक्त कांग्रेस बड़े आराम से करती थी। वही है, जब सत्ता बदलती है तो इस तरह की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं बस 10 सेकंड अपनी बात फिनिश कर लूं। मेरा ये मानना है कि सरकार कुछ भी करे, जो सरकार में रहेगा वो दुरुपयोग करेगा, बट ये हमारी एज ए पत्रकार चौथे स्तंभ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सवाल करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल अश्विनी जी, सवाल करना बनता है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में भी आगे बढ़ते हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है कि बीजेपी देश में रूस और चीन जैसे शासन दोहराना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर के देश के संविधान को खत्म करने की आशंका भी जताई है, लेकिन इंडी गठबंधन ऐसा नहीं होने देगा। बता दें कि जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला ने फारूक अब्दुल्ला ने अपना समर्थन दिया है। जिंदगी जो है गठबंधन वो आइन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए डर इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए। जैसे किया जा रहा है यहाँ पे वही होगा जैसे पुतिन बैठा हुआ है और चाइना का वो बैठा हुआ है। इनकी कोशिश यही है, ये सारी जिंदगी जो है अपना राज चलाते हैं।
और उधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रिया नाथ ने पार्टी छोड़कर जा रहे कांग्रेस नेताओं पर तंज कसा है। उन्होंने चौड़ाई के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूं तो दुख होता है कि उन्होंने जिसे अपना समझा और जिन्हें हमने हमेशा अपने परिवार के करीब बिठाया, अपना आशीर्वाद दिया, अग्नि परीक्षा का समय आया तो दोनों ने उन्हें धोखा दे दिया। प्रियनाथ ने कहा कि इस बात से दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें अपना माना था। तो देखिए अश्वनी जी, जिस तरीके से अब फारूक अब्दुल्ला, हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तरफ से तो बड़ा निशाना साधा गया और कहा गया कि चीन जैसा शासन इस देश में लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी और मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी जो है इसको कम्युनिस्ट विचारधारा की है या इसको रशिया या चाइना बना देगी, बट ये जरूर है कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी संविधान है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका कहीं न कहीं दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस करे, अगर दुरुपयोग होगा तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। हालांकि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि एक किसी पार्टी की विशेष की अगर बैमनस की विचारधारा हो तो उससे कमजोर पड़ जाए और टूट जाए। ये देश बार बार खड़ा हुआ है, तो मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल राजीव जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि इतना सब कुछ हो रहा है, जनता सब देख रही है, लेकिन हमने विधानसभा के नतीजों में देखा किस तरह से बीजेपी ज्यादातर राज्यों में जीत दर्ज करते हुए नजर आई। तो क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इन संस्थाओं के दुरुपयोग का सवाल है, यह कहना मुश्किल है कि दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यही विपक्षी पार्टियां जब पहले सत्ता में थी तो कहती थी कि हमें क्यों नहीं इनसे जांच करा रहे हैं, इनको क्या तोता बना करके बैठाए हुए हैं, इनको क्यों नहीं इंडिपेंडेंट काम करने दे रहे हैं। लेकिन अब जब ये काम कर रही हैं तो कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है। तो लेकिन राजीव जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, ये कैसे कहा जा सकता है? आज संजय सिंह को जमानत मिली है, ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। जब आज से 6 महीने पहले जब जमानत याचिका दायर की गई थी तब तो ईडी बड़ा ऐतराज जता रही थी, आज एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। ऐसा 6 महीने में कहाँ चले गए सबूत? बड़ा दावा किया जा रहा था पहले तो जांच एजेंसियों की तरफ से, इसे लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं। ये तो जांच प्रक्रिया का प्रारूप है, इसमें तो जिस हिसाब से कोर्ट ने उचित समझा उस हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया। लेकिन प्राइमा फेसी जो नजर आया तो उसके अनुसार उनको अरेस्ट किया गया था और कोर्ट के फैसले पे ही वो इतने दिनों 3-4 महीने से जेल में थे। ऐसे नहीं है कि कोर्ट का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं था। तो कोर्ट सारे मामलों का अवलोकन कर रही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अश्वनी जी इस पूरे मामले को लेकर के? संजय सिंह का जो मामला है, 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई है और ईडी ने कोई ऐतराज नहीं जताया, एक भी सबूत नहीं रख पाए। जी, पहली चीज तो 2 गलत एक सही चीज नहीं बनाते। आपका गलत अगर गलत है और मेरा गलत है तो हम दोनों सही नहीं हो जाते। ये बात समझनी होगी हमें सब लोगों को। अगर कांग्रेस गलत थी तो भारतीय जनता पार्टी को गलत करने का लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसिज्म होगा। और ये बात संजय सिंह के केस में साबित हुई। जहां तक हमारे मित्र कह रहे थे अभी कि कोर्ट के फैसले पे था, कोर्ट के फैसले पर नहीं था, ईडी की याचिका पे था। कोर्ट ने बेल नहीं दी, क्योंकि अगर ईडी कुछ सबूत देती है और याचिका दायर करती है कि हम इनको बेल ना दी जाए तो कोर्ट को कानून का पालन करना होता है। हालांकि इस बार ईडी का एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से चेहरा साफ नजर आ गया जब उन्होंने इस बार कोई आपत्ति जता नहीं पाई, क्योंकि उनके पास एक्चुअली में कोई सबूत नहीं थे। अगर सबूत होते तो आज उनको बेल नहीं मिली होती और संजय सिंह को कहीं ना कहीं सजा हो चुकी होती। जबकि आप ट्रायल भी नहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो लगातार देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। राजीव जी, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने आज बयान दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत देश में चीन जैसा ही शासन लाना चाहती है, ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को प्रमोट करने के लिए बदनाम है, जानी जाती है। अगर आप किसी को कह दें कि वह देश प्रेमी है तो कह देगा कि भाजपा ही है। इस हिसाब से रूस और चाइना बनाने की तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भारत को भारतीयता की पहचान दिलाना चाहती है। तो कहीं से भी फारूक अब्दुल्ला की बात मुझे समझ नहीं आती है, क्यों वो इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। वो तो विरोधी पार्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं।
स्वतंत्र है कहने के लिए, लेकिन कोई आधार होना चाहिए। किसी भी वक्तव्य का कोई आधार होना चाहिए। आधारहीन वक्तव्य का कोई मतलब नहीं है। जीतू जी, आंचल जी, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 63% लोग हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी नहीं हैं, केवल 37% लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया वो राष्ट्रवादी हैं। ये गलत विषय है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को जरा एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज से अपने संसदीय क्षेत्र सारण में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सारण में रोहिणी ने अपना पहला मेगा रोड शो किया। उन्होंने सोनपुर से नया गांव होते हुए दिगवारा से गरखा तक रोड शो किया और इस दौरान रोहिणी पर समर्थकों ने जमकर फूल भी बरसाए। आपको बता दें कि रोड शो की शुरुआत करने से पहले बीते दिन उन्होंने मंदिर में परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया था। वो सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगी। रोहिणी आचार्य के रोड शो पर विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं और जो बेटी बहू बनकर सिंगापुर चली गई वो बिहार में उम्मीदवार बन रही है। दम आना ही है। देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत योग्य। देखिए, लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। तो वहीं कोलकाता उत्तर से टीएमसी उम्मीदवार संदीप बंदोपाध्याय ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने रोड शो कर अपने लिए जनता से वोट मांगे हैं। इसी दौरान सुदीप ने कहा कि चुनाव के नतीजों से देश की जनता देखेगी कि ममता बनर्जी आम लोगों के बीच में कहां है। हम लोग जितना जानते हैं और ममता बनर्जी हमारी नेत्री है। और वहीं त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा खोवाई ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए अगरतला में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट मांगे। आपको बता दें कि सीएम माणिक साहा राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोयल ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ उपस्थित रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोयल ने रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को एक ही संदेश है कि हमें 400 पार का आंकड़ा पार करना है। वहीं इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया कि मेरठ समेत उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतकर हम 400 पार करेंगे। आज परम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जिस तरह का उत्साह है यहाँ पर, जनसंपर्क में जितना भी मैंने देखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे आज तक मिलता रहा है, यहाँ इलेक्शन की बात सुनकर मेरठ में वो पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद। और हमारे साथ लगातार अश्विनी जी और राजीव जी बने हुए हैं। रुक करेंगे अश्विनी जी का। अश्विनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर और एक बार फिर से हम अपने गेस्ट का तारुफ कराना चाहेंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने आज नामांकन दाखिल किया है। मेरठ में नामांकन दाखिल कर अपनी ताकत उन्होंने दिखाई। आपको बता दें कि मेरठ से कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है। तो बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने आज पर्चा भरा और यहां पर जीत की ताल भी ठोक दी है। काफ़ी तादाद में लोग उनके साथ मौजूद थे नामांकन के दौरान और जो समर्थक थे वो काफ़ी तादाद में उनके आसपास दिखाई दिए। आज नामांकन भरने का दिन था और ऐसे में अरुण गोविल मेरठ से पर्चा भरते हुए नजर आए।
तो देखिए, पर्चा भरने के बाद उन्होंने भव्य रोड शो भी किया और संदेश देने की कोशिश की। जनता से कहा कि सिर्फ एक ही अपील है कि इस बार 400 पार करके दिखाना है। और इस वक्त हमारे साथ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर हमेशा निशाना साधा जा रहा है, लेकिन रोहिणी आचार्य अगर बिहार में यहाँ पर प्रचार करती हैं तो जाहिर सी बात है लालू यादव पर सवाल उठते हैं कि वो अपनी बेटी का फेवर कर रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं रोहिणी यादव जी का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने बेटी के रूप में जिस प्रकार की भूमिका निभाई है सिंगापुर जाकर अपने पिताजी के लिए, लालू प्रसाद यादव जी के लिए, वो बिल्कुल ऐतिहासिक है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही मतलब प्रशंसा की पात्र है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो जाहिर है लालू यादव के लिए नई बात नहीं है ये, उन्होंने अपने परिवार को उतारा है। इसके पहले भी तेजस्वी यादव राजनीति में हैं ही, तेज प्रताप यादव जी राजनीति में हैं ही, अब रोहिणी जी भी आ गई, आगे आगे और भी उनके बच्चे आएंगे एक एक करके, तो ये कोई नई बात नहीं है। परिवारवाद की नहीं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है राजीव जी कि उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया है। चलिए ठीक है, पिता के लिए उन्होंने अपनी किडनी का दान कर दिया, बहुत बड़ी बात है पिता के लिए, लेकिन अगर प्रदेश की जनता ये पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो रोहिणी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए। उनके लिए पहला मौका है। कोई भी पहली बार आता है राजनीति में तो पहले से क्या बता सकता है। वो जब उनको मौका दिया जाएगा, उनको जांचा परखा जाएगा, देखा जाएगा तो किस तरीके से। तो परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है ना राजीव जी, आप देखिए परिवार को यहाँ पर बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि पारिवारिक जो परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी तो पहले से जाने जाते हैं। उसमें रोहिणी जी का आज एक नया नाम जुड़ गया है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, वो करते हैं और सारी पार्टियां करती हैं। देखते हैं जनता का कितना प्यार रोहिणी को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अश्विनी जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।